हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और बेहतरीन क्लास लेकर के, जो कि आज की क्लास है हमारी साइंस की। ये क्लास दोस्तों पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ये क्लास स्पेशली रेलवे तथा जितने भी एग्जाम हैं जिनमें विज्ञान आता है सभी के लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हमारे एग्जामों में बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दर्पण रहेगा। दर्पण से बनने वाले क्वेश्चन तथा इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हम आज सभी हल करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारी क्लास आपको पसंद आए दोस्तों तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, ये पक्का है। और क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है तो ये क्लास आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली रेलवे की, जैसे कि आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, ग्रुप डी है, जितने भी और एएलपी है, सभी में ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तथा यूपी पुलिस है, एसएससी है, उसमें भी साइंस आती है तो उसको भी हम यहाँ से कवर करके चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा वो आपको यहां से बताना होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला काम है कि हमें इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है, अब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो यहां पर मैंने एक बनाया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की क्या खासियत होती है, वो बाहर की साइड पुता हुआ होता है दोस्तों, बाहर की साइड। अंदर की साइड क्या होता है दोस्तों, वो क्या है, यहां से ये गलत हो गया है। देखिए दोस्तों ध्यान से, मैं आपको यहां से पूरा सब कुछ बता के चलूंगा जिससे आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, जैसे अब देखिए आपने बनाया एक ये लाइन खींची। अब जब लाइन खींची है तो इस पर मैंने दर्पण बनाया। ये जब दर्पण बनाया तो ये बाहर की साइड मान लीजिए शेडेड है, यानी कि पुता हुआ है, तो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या होता है कंडीशन, वो हमें यहां से समझनी होगी। देखिए दोस्तों, ये जो अक्ष है, ये जो रेखा है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो यहां पर ये होता है इसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव या पोल कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, यहां पर कोई वस्तु मान लीजिए रखी हुई है, क्या रखी है, वस्तु रखी है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से कहां बनेगा वो हमें समझना होगा। यहां पर है कोई फोकस, क्या है दोस्तों, फोकस है। ठीक है, और यहां कोई त्रिज्या है, केंद्र है, ये फोकस है। यहां पर वस्तु रखी जा रही है तो जब प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों तो ये कैसा बनेगा, अवतल दर्पण में कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि बस बनता है वास्तविक। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा। कैसा बनता है, बड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें है ये कंडीशन है दोस्तों, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब पूछा क्या था कि जब किसी बिंब को, बिंब का मतलब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस, यहां पर वस्तु को रखा जा रहा है। ठीक है, रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा वो बताना है। तो जब यहां पर ये वाली वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर की साइड बनेगा, और इधर की साइड बनने वाले सभी कैसे होते हैं, वास्तविक, उल्टा और बड़े होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो तब भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आते ही आते हैं।
समझ में नहीं आते हैं क्योंकि याद नहीं होते हैं, इसलिए हम वहां पर छोड़ के आते हैं। इसलिए हम करा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा एक बार समझ में नहीं आया 2 बार क्लास को देखें अच्छे से, और जब तक याद ना हो जाए तब तक देखते रहें और एग्जाम में अपना कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी जाती है, जब इनका प्रतिबिंब पर बनता है, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहां बनता है वो हमें यहां से बताना होगा दोस्तों। ठीक है, कहां बनेगा वो ध्यान से देखना है। अब देखिए दोस्तों कैसे बताएंगे कि इसका कहां पर बनेगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण, अब अभी आपने बनाया था एक लाइन खींची, ठीक है, ये यहां से दर्पण बनाया, ये बाहर की साइड शेडेड किया क्योंकि अवतल है तो अवतल बाहर की साइड होता है। अब कह रहा है दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी जाती है, वस्तु कहां रखी जाती है? मुख्य फोकस पर रखी जाती है, यानी कि यहां पर मुख्य फोकस है, यहां पर इसका केंद्र है, वस्तु रखी है यहां पर, ठीक है, रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा वो बताना है आपको। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ज्यादा लंबा यानी कि दूर बनता है, तो कहां बनेगा? ये अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा दोस्तों। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला कह रहा है f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेमी की दूरी पर एक बिंब यानी कि वस्तु रखने पर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये आपसे पूछ रहा है, कहां बनेगा ये प्रतिबिंब, वो पूछना चाह रहा है आपसे। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले f सेमी की वस्तु है, कितनी है? f सेमी की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण के सामने 2f सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक है, 2f सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, ये है, यहां से ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, यहां पर आपका f है और जो वस्तु रखी है यहां पर रखी है, ठीक है, ये c यहां पर वस्तु रखी है, तो इसकी जो दूरी है वो दोस्तों कितनी है? 2f है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब है दोस्तों कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा। ये क्या है? वक्रता केंद्र है, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहां बनेगा? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे वस्तुएं निम्नलिखित कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? आत्मदीप्त कहलाती हैं, प्राकृतिक दीप्त कहलाती हैं, कृत्रिम दीप्त कहलाती हैं, सौर दीप्त कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? वो हमें आप यहां से बताना होगा। कौन सी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, वो पूछना चाह रहा है आपसे। देखिए दोस्तों प्रकाश जो है क्या है? प्रकाश, ठीक है। अब प्रकाश इसमें दो वस्तुएं काम करती हैं, दो तरीके से आता है। एक तो होता है प्रदीप्त, ठीक है, और एक होता है अदीप्त। अदीप्त, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? जिनका खुद का प्रकाश और आयतन होता है, कि अपने आप चमकती हैं, और जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है और जो वस्तुएं दूसरों की सहायता से चमकती हैं वो होती हैं अदीप्त, ठीक है। जिनका खुद का नहीं होता है ये दूसरों की सहायता से चमकती हैं, दूसरों की सहायता से चमकती हैं, से चमकती हैं, ठीक है। और ये स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे इसमें क्या आएगा? जैसे आएगा दोस्तों सूर्य है, और क्या है? तारा है। ये जो है वो किस में आएंगे? प्रदीप्त में आएंगे। अदीप्त वस्तुएं जो दूसरों की सहायता से चमकती हैं, और प्रदीप्त वस्तुएं स्वयं की सहायता से चमकती हैं। तो इसका हमारा आंसर इसमें पूछा रहा था स्वयं की सहायता से, तो स्वयं की सहायता से कौन सी है दोस्तों? प्रदीप्त है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्रदीप्त, यानी कि प्राकृतिक दीप्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों।
एनसीईआरटी में यही ऑप्शन सही माना गया है। यहाँ पर प्रदीप्त की जगह प्राकृतिक दीप्त लिखा गया है, तो हमने वही आंसर लिया है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन दोस्तों। मैंने यहाँ पर प्रकाश के प्रदीप्त और अदीप्त दोनों के बारे में बता दिया है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखो क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा, किसके द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या निकालना है दोस्तों, विशेष ध्यान देना है, गलत कथन निकालना है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो देखना है। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है दोस्तों, समतल दर्पण है। समतल दर्पण में दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, यहां पर दर्पण लगा है समतल, ठीक है, समतल दर्पण है। ठीक है, तो ये जो समतल दर्पण है दोस्तों, यहां पर दो कंडीशन बनती हैं समतल दर्पण में, समतल, ठीक है, वस्तु जितनी इधर होगी, मान लीजिए ये एक्स है, तो ये वहां पर वस्तु रखी है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनेगा एक्स पर ही प्रतिबिंब। ठीक है ना, समझ में आ गया यहां तक। और ये जो है ये क्या है दोस्तों, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जब भी इसमें समतल दर्पण में कोई प्रकार प्रतिबिंब बनता है, किसमें दोस्तों, समतल दर्पण में, ध्यान से समझे ना, प्रतिबिंब, समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब की प्रकृति हम निकालें, प्रतिबिंब की प्रकृति तो कैसी होगी दोस्तों, ये काल्पनिक होगी, क्योंकि समतल दर्पण में कभी भी जो आकृति बनती है वो वास्तविक नहीं होती। जैसे कि हम समतल दर्पण में ही अपना फेस देखते हैं, शीशा में देखते हैं, वो हमारी जो छवि होती है वो कैसी होती है, काल्पनिक होती है और सीधी होती है। कैसी होती है, सीधी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक और सीधी होती है। ठीक है, और समान आकार की होती है। कैसी होती है दोस्तों, समान आकार की होती है, समान आकार। आकार कैसा होगा उसका, समान होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी वैसा ही होगा। और क्या कंडीशन होती है, और एक और कंडीशन होती है दोस्तों विशेष, वो होती है पार्श्व परिवर्तन की घटना दिखाई जाती है। कौन सी, पार्श्व, ये आप याद रखेंगे, पार्श्व लिख लेना इसे, पार्श्व का मतलब होता है उल्टा, पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, पार्श्व परिवर्तन की घटना किसमें होती है दोस्तों, आपको पूछा जाए तो समतल दर्पण होती है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। ये कंडीशन किसमें होती है, समतल दर्पण में होती है। ठीक है, और यहाँ पर काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, समान आकार का बनता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आ गई हैं। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं, इसके हिसाब से हमने जो अभी सीखा है उसके हिसाब से कितना क्या गलत है, यहाँ गलत पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, बिंब के समान साइज का। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया है। देखिए दोस्तों, ये कि आकार कैसा होता है, समान आकार होता है, तो ये हमारा हो गया सही। अब कह रहा है काल्पनिक होता है, तो मैंने यह भी बता दिया आपको कि बस तो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया, वस्तु जितनी दूर पर है प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। ये कह रहा है अगला है वास्तविक होता है। मैंने क्या बताया आपको, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो यही हमारा क्या है, गलत है। तो गलत वाला ही पूछा गया, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लास हमारी पसंद आ रही है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। किसमें विचलित नहीं होती है वो हमें यहां से बताना होगा दोस्तों, किसमें विचलित नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरण है वो विचलित नहीं होती है, तो किसमें नहीं होती है वो हमें यहां से बताना है। तो देखिए, इस प्रकार से मान लीजिए एक आपने प्रिज्म लिया, आप जानते हैं इसमें से एक प्रकाश की किरण जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में,
7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइवग्योर कहते हैं। इनके रंगों के क्रम को वाइवग्योर यानी बेनिया हाफिनाला कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और आपने अभी सीखा था कि जो समतल दर्पण होता है, क्या होता है, समतल दर्पण में जितना वस्तु इधर है दूरी वस्तु की, उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होगी इधर। ठीक है, और यहाँ पर जो समतल दर्पण रखा जाता है वो कितने अंश पर रखा जाता है, 90 डिग्री पर रखा जाता है। तो इनके जो कोणों के बीच का जो दूरी है वो कैसी होनी चाहिए, कोण है वो 0 अंश के होने चाहिए। तो कैसे होते हैं, यहाँ पर 0 होते हैं दोनों। ठीक है, कैसे होते हैं, 0। और ये अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये क्या है, ये हमारा दर्पण है, और ये जो भुजा है इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, दर्पण के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। प्रकाश की किरण यहां से जाएगी, कहां से जाएगी, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, की किरण। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार से मैं और बनाऊं यहां से। देखिए दोस्तों, एक समतल दर्पण लिया मैंने, ये लिया, एक तो इधर जाएगा अभिलंब से, एक इधर जाएगा। ठीक है, एक आपतित किरण होगी, एक परावर्तित किरण होगी। ठीक है, ये जो किरण है, ये किरण मैंने मान ली क्या है, आपतित किरण है। क्या मान ली, आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, ये आपतित किरण होती है। दूसरी जो इस होती है वो उसे कहते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, परावर्तित किरण। और इसे मैंने आपको बता दिया है, ये क्या है, आपका अभिलंब है, अभिलंब। अब जो अभिलंब है इसके साथ में ये जो कोण बनता है वो θ1, और ये जो कोण होता है θ2, और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। तो यहां से अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है यहां से, लास्ट वाला है, आयताकार पत्रिका की समांतर सतह पर अपवर्तित होकर निकलने पर विचलित होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि समांतर सतह पर विचलित होगी। समांतर तो जो नहीं जा रही, समांतर का मतलब अभिलंब के साथ ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी तो समांतर होगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो हमारे इसके साथ विचलित नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, प्रिज्म से होकर निकलने पर, नहीं दोस्तों, प्रिज्म से होकर विचलित तो होती है, विचलित नहीं होती है, ये 7 रंगों में टूट जाती है। कितने में, 7 रंगों में टूट जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। समतल दर्पण से तिरछी परावर्तित होने पर, समतल दर्पण में जितना ये आपतित होती है उतनी ही परावर्तित होती है, तो तिरछी तो नहीं होती है। 90 अंश इनका मध्य का जो कोण होगा वो कितना है दोस्तों, 90 अंश का है। ठीक है, और ये अलग अलग जोड़ा तो 0 अंश के हो जाते हैं। ठीक है, अगला है, समतल दर्पण से लंबवत होने पर, ये दोस्तों कह रहा है विचलित नहीं होती है। तो समतल दर्पण से लंबवत होने पर विचलित नहीं होती है। समतल दर्पण है ये, ठीक है, इसके लंबवत जब प्रकाश की किरण जाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी, तो ये अभिलंब पर होकर जाएगी, न कि ये विचलित नहीं होगी। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है दोस्तों कि उत्तल दर्पण, अवतल के बाद अब आ गया उत्तल, उत्तल दर्पण के पोल व अनंत के बीच रखी काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब होगा, क्या होगा वो हमें यहां से बताना होगा। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक लाइन खींची, यहां से ये लाइन गई। ठीक है, एक यहां पर दर्पण बनाया। ठीक है, अब ये देख पा रहे हैं आप, मैंने अवतल बनाया था तो किस उभरे हुए भाग के तरफ किया था शेडेड, और अवतल में अंदर की साइड शेडेड होता है। ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या हो गया, उत्तल दर्पण। यहां से आप समझ के जाएं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा होता है, कहां रंगा होता है, वो भी मैं आपको बता के चल रहा हूं। यहां से जब ये उत्तल दर्पण है तो यहां पर होगा हमारा फोकस, यहां पर कहीं होगी क्या, वक्रता केंद्र सी। ठीक है, और ये जो बिंदु है इसे कहते हैं ध्रुव पी, और ये जो लाइन है इसे, ये होती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और इधर कहीं अनंत पर क्या होती है, वस्तु रखी जाती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा बनता है दोस्तों काल्पनिक, कैसा, काल्पनिक, सीधा, सीधा। ठीक है, और वस्तु से छोटा।
वस्तु से छोटा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के पोल व अनंत, पोल मतलब ये ध्रुव P हो गया और अनंत इधर कहीं होगा, इनके बीच में काल्पनिक वस्तु रखी जाती है। कोई काल्पनिक वस्तु यहाँ पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछना चाह रहा है। क्या वास्तविक और आवर्धित व सीधा बनेगा? नहीं दोस्तों, यही नहीं होता है। ठीक है, काल्पनिक व छोटा हुआ उल्टा बनेगा। तो दोस्तों कैसा बनेगा? उल्टा तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कैसा बनता है यहाँ पर? सीधा बनता है। तो काल्पनिक छोटा व सीधा बने, हाँ दोस्तों ये बनेगा। ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों आपसे, ये कल आंतरिक परावर्तन, कल नहीं होगा दोस्तों, यहां पर होगा कुल। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आपतित है। कब होता है कुल आंतरिक परावर्तन? वो पूछ रहा है। प्रकाश आपतित होता है, कैसे होता है वो हमें बताना है यहां से। अब देखिए दोस्तों, जब, अब कंडीशन में यहां लिख रहा हूं, जब थीटा जो है उसका मान बड़ा हो, किस कोण से? क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण से बड़ा हो तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक आपने ये दर्पण खींचा, ये अवलंब है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो प्रकाश की किरण आएगी तो इधर जाएगी और फिर आप तो थोड़ी देर बाद इधर हो जाएगी। इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे ही हम कहेंगे क्रांतिक कोण थीटा सी। ठीक है, और ये इधर है पानी, ये पानी के अंदर ऐसा होता है। किसके अंदर होता है? पानी के अंदर। ये है पानी, कैसा क्या है? पानी। पानी में ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, क्रांतिक, इसे इस कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है दोस्तों, क्रांतिक कोण हो गया। अब देखते हैं क्या है। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आपतित होता है अवतल दर्पण पर वायु से किसी दिए गए कोण पर समतल दर्पण की सतह पर, वायु से किसी कोण पर समतल कांच की सतह पर, पानी के अंदर रखे हुए कांच के अंदर किसी एक कोण पर। क्या कब होता है दोस्तों? तो ये होता है पानी के अंदर। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्रांतिक कोण की कंडीशन ये है और क्रांतिक कोण बनता है पानी के अंदर। तो यहाँ पर पानी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, सभी को समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। असत्य कथन को अंकित करो। कौन सा कथन बताना है दोस्तों? गलत बताना है। इसमें से कौन सा क्या है? गलत है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है दर्पण कौन सा है, ये हमें यहाँ से विशेष ध्यान रखना है। दर्पण कौन सा है? ठीक है, दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की कंडीशन आपको मैं बता चुका हूं। तो पहला ऑप्शन है प्रतिबिंब पोल व फोकस के बीच स्थित है। ठीक है, तो वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा ये आपको बताना है। तो ये प्रतिबिंब जब बनेगा तो प्रतिबिंब पोल व फोकस के बीच में स्थित नहीं होगा, ये हमारा राइट है। तो असत्य गलत कथन बताना, ये तो सही हो गया। प्रतिबिंब आकार में कम होगा, भाई उत्तल दर्पण कम छोटा बनता है, तो ये भी सही है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो इसमें सीधा बनता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, नहीं दोस्तों, इसमें काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में क्या बनता है दोस्तों? आपको मैं यहां से बता दूं, लिखा चुका हूं, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक, सीधा, ठीक है, और छोटा। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। तो यहां पर ये भी लग गई, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। यहां पर पूछा था गलत, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं वो बताना है। समांतर एवं रेखीय होती हैं,
समकेंद्रीय वृत्ताकार होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, वक्रित रेखाएं होती हैं, कौन सी होती हैं वो बताना है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, बल रेखाएं क्या होती हैं। मैं यहां से बना रहा हूं एक चुंबक, ये है क्षण चुंबक। यहां पर मैंने ये बना दिया नॉर्थ साउथ, इसमें दो पोल होते हैं चुंबक में, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। जब बल रेखाएं एक ध्रुव से निकलती हैं तो दूसरे ध्रुव में समा जाती हैं, एक ध्रुव से निकलती हैं दूसरे ध्रुव में समा जाती हैं। ऐसा यहां पर होता रहता है, ठीक है, ऐसा यहां होता रहता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, बल रेखाएं कहते हैं। जब हम पृथ्वी में कोई चुंबक गाड़ देते हैं, पृथ्वी को गाड़ते नहीं, पृथ्वी के गर्भ में, ये माना जाता है दोस्तों पृथ्वी के गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक छिपा हुआ है, ठीक है। जब हम करंट को फ्लो करते हैं, पहले पुराने जमाने में हमारे गांवों में क्या होता था कि अर्थ के लिए तार लगाया जाता था, गड्ढा खोद के उसमें कील गाड़ते थे, उसमें तार लगाते, तो क्या होता था, जो अधिक जो करंट आ रहा है वो पृथ्वी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती थी, पृथ्वी के अंदर चला जाता था, ठीक है दोस्तों, जिससे हमारे करंट की फ्लो जो है, हमें जितनी जरूरत है हमारे वार्निंग को, टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, जो भी है जितनी जरूरत है उतनी ही प्रकाश को रखती थी, बाकी अपने अंदर ऑब्जर्व करती थी, ठीक है, पृथ्वी। अब यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाएं होती हैं, तो कैसी होती हैं ये जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं की कंडीशन आप ध्यान रखना, बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कभी नहीं काटती हैं, काटती हैं, ठीक है, कभी काटती नहीं है। और ये जो है दोस्तों कैसे पथ में गमन करती हैं, तो ये वक्राकार में करती हैं, वक्राकार, ठीक है। कैसा होता है पथ इनका, वक्राकार होता है। और ये कभी क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो ध्रुव बन सकते हैं, ऐसा होना संभव है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर समांतर एवं सरल रेखी होती हैं, ये गलत हो गया। समकेंद्रीय होती हैं, नहीं होती हैं, ये भी गलत हो गया। अब दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, ये भी गलत हो गया। कैसा है, वक्रित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां, कैसा बिंदु होता है उदासीन बिंदु, वो आपको यहां से बताना है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने एक क्षण चुंबक बनाई, यहां पर है नॉर्थ पोल, यहां पर है साउथ पोल। अब उदासीन बिंदु इसके जस्ट मध्य में होगा, कहां होगा, मध्य में होगा, ठीक है, बीचों बीच में होगा, ठीक है, चुंबक जहां पर दोनों ध्रुव ज्वाइंट हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहां से देखना है सबसे अधिक कहां होता है, कहां पर स्थायी होता है। देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु है यहां पर बीच में, ये स्थायी चुंबक कहेगी, क्या है ये बिंदु कहलाता है स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सबसे अधिक चुंबकीय गुण होगा, सबसे अधिक चुंबकीय गुण, यहां भी सबसे अधिक होगा, ठीक है, सबसे अधिक चुंबकीय गुण, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पर सबसे अधिक होता है, और बीच में क्या होता है, स्थायी चुंबक होती है, यहाँ पर उदासीन होता है, यानी कि चुंबक का गुण कैसा हो जाता है, यहाँ पर जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संतुलित होता है, उदासीन होने पर ऐसा होता है, नहीं दोस्तों, ये हो गया गलत। चुंबक जो है चुंबकत्व का प्रबलतम होता है, नहीं दोस्तों, चुंबकत्व प्रबलतम ये दोनों एक समान हो गए हैं, ये गलत है, ठीक है। अगला कह रहा है चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रूप से निरस्त हो जाता है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है, निरस्त हो जाता है, उस कंडीशन को उदासीन बिंदु कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन के रूप में याद रखना है कि चुंबक के कारण
चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रूप से निरस्त हो जाता है, उस कंडीशन को उदासीन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु कहा जाता है। अच्छे समय में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है बिस्मथ क्या है? बिस्मथ उदाहरण है, किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। बिस्मथ किसका उदाहरण है? बिस्मथ, ठीक है दोस्तों, किसका उदाहरण है ये आपको यहां से पता करना है कि किसका उदाहरण है ये। देखिए दोस्तों कैसे बताएंगे हम, आप सभी को पता होगा बिस्मथ क्या होते हैं। देखिए अब पहला ऑप्शन है चुंबक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, किसका उदाहरण है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का है कि अनुचुंबकीय का है कि लोह चुंबकीय का है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए प्रतिचुंबकीय का उदाहरण कौन कौन से हैं। यहां पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो एक होता है सोना, ठीक है, एक होता है चांदी, चांदी के बाद होता है आपका दोस्तों क्या होता है? पानी होता है। पहले लिख लीजिए द्रव्य, पानी यानी कि द्रव, और क्या होगा दोस्तों? ठीक है, और होता है बिस्मथ। क्या होता है? बिस्मथ। और क्या होता है? Zn जिंक। जिंक होता है। ठीक है, ये है कौन कौन से दोस्तों प्रतिचुंबकीय के उदाहरण। ठीक है, और जो अनुचुंबकीय होते हैं दोस्तों, अनुचुंबकीय वो होते हैं क्षारीय मृदा धातु है। कौन सी होती हैं? क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु होती हैं, उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय। ठीक है दोस्तों, और आपका बचा कौन सा? लोह चुंबकीय। अब लोह चुंबकीय में आप सभी जानते हैं क्या आता है, इसमें लोहा आता है, आयरन, और निकेल आता है Na। ठीक है, कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट। ठीक है, ये जो है इसके उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्षारीय मृदा धातु हैं कौन कौन सी हैं। तो क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर आते हैं आपके, क्या आते हैं दोस्तों? जैसे क्या आएगा? के होता है, पोटेशियम आता है, Rb आता है, रूबिडियम कहते हैं, Cs आता है। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए Mg भी आता है इसमें, Mg। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर बिस्मथ उदाहरण है कि तो किसका है? बिस्मथ ये लिखा हुआ है आपका, किसका हो रहा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है बिस्मथ। किसका है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। ठीक है, मैंने यहाँ पर और भी आपको बता दिए हैं जिससे आपको अगला क्वेश्चन जो भी आए उसे आप बता सकें। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम उदाहरण है। तो कैल्शियम किसका उदाहरण है? तो ये क्षारीय मृदा धातु होता है, कैल्शियम क्षार होता है, तो ये हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शक्तिशाली विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। शक्तिशाली विद्युत की चुम्बक बनानी है तो उसके लिए किस पदार्थ का उपयोग करना है हमें, वो बताना होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है वायु, नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन, तांबा एवं निकल। ये दोनों ऑप्शन दोस्तों एक ही हैं, इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ये कह रहा शक्तिशाली चुम्बक बनाने की, जब शक्तिशाली चुम्बक बनाया जाता है दोस्तों तो इसमें नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका? नर्म लोहे का। तो आपका आंसर बी और एंड सी दोस्तों दोनों सही हो हैं। यहाँ पर नर्म लोहा सॉफ्ट आयरन का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये नर्म लोहा शक्तिशाली चुम्बक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? निम्न में से किसकी चुंबकशीलता महत्तम होती है? चुंबकशीलता दोस्तों किसकी अधिकतम होती है वो यहां से हमें बताना है, किसकी अधिक होती है। देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसका आंसर आप बिना पढ़े ही लगा सकते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्षारीय होते हैं, ये भी धातु, प्रतिचुंबकीय भी धातुएं होते हैं, परंतु जो मूल धातु होती है वो क्या है? आयरन यानी कि लोहा।
ठीक है। तो लोह में सबसे अधिक चुंबकशीलता महत्तम पाई जाती है किसमें? लोह चुंबकीय पदार्थ में। किसमें? लोह चुंबकीय पदार्थ में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर सही हो गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने स्पेशली एनसीईआरटी के विज्ञान के 15 क्वेश्चन हल किए, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।